कहते हैं किसी भी न्यायिक लड़ाई का रास्ता आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से होकर गुजरता है। आपकी न्यायिक लड़ाई को आरटीआई काफ़ी सुगम बनाता है, क्योंकि आरटीआई से मिली जानकारियां आपकी पेचीदा कानूनी लड़ाई को काफ़ी सरल बना देती हैं, वो भी बेहद मामूली खर्च पर। बहरहाल लगभग 15 बरस पहले देश के लोगों को आरटीआई के रूप में जो शक्ति मिली वो लोगों के लिए बड़ी कारआमद साबित हुई। ये वो शक्ति है जिसका उपयोग करके आप घर बैठे भी ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो सरकारी फाइलों में बरसों से दफन होती हैं। इनमें से जानकारी निकालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई गिर जाती है, मगर कुछ होशियार लोग सुई को ढूंढ लेते हैं। कुछ इस तरह की हस्ती हैं श्री सिद्धार्थ नारायण जी, जो आए दिन भूस रूपी सरकारी फाइलों से सुई रूपी जानकारी निकाल लाते हैं। सिद्धार्थ जी ने आरटीआई के क्षेत्र में ठीक वैसा ही नाम कमाया है जैसा कि न्यायिक प्रक्रिया में राम जेठमलानी जी ने। शायद इसीलिए सिद्धार्थ नारायण जी को आरटीआई का राम जेठमलानी कहा जाने लगा है। आज हम आपको उसी आरटीआई के राजा से रूबरू कराएंगे। हम सिद्धार्थ जी की प्रेरणा स्रोत उनकी माता श्री डॉक्टर मार्गरेट नारायण से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सिद्धार्थ जी के निवास और लेते हैं आरटीआई के बारे में कुछ जानकारियाँ। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक डॉक्टर थे और जो है वो एक ज़मींदार भी थे। मेरे नाना जी जो थे वो भी एक ज़मींदार थे और मेरी नानी जो थी वो जो है वो एक डॉक्टर थी। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे। मेरी माँ यूनाइटेड नेशंस में थी और मैं जो हूँ इंफॉर्मेशन एक्टिविज़म में हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान में किसी का आरटीआई से या कानून की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। ये फर्स्ट जनरेशन है जिसने आरटीआई या लॉ का मतलब काम किया है। तो कैसे ये विचार कैसे आया आपको, आरटीआई की लाइन में जाने का विचार कैसे आया? जब आप बता रहे हैं कि आप के परिवार में कोई भी नहीं था इस लाइन में, तो आप कैसे? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैं 2000 में बॉम्बे से लखनऊ आया तो लखनऊ में अगर आप बॉम्बे में रहे हैं, और मैं क्योंकि लमाटनिया में पढ़ा, फिर मैं सरदार पटेल में पढ़ा दिल्ली में, फिर मैं उसके बाद जो है सेंट स्टीवंस में पढ़ा दिल्ली में, फिर मैं बॉम्बे में पढ़ा। और इतने सारे शहरों का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आदमी लखनऊ आता है और काफ़ी टाइम बाद आता है तो वो लखनऊ में एडजस्ट नहीं हो पाता है। और फिर ये होता है कि आप काम क्या करेंगे भाई, क्योंकि आप एक बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल के यूज्ड टू हो जाते हैं। बम्बई का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो फिर हमने मतलब बहुत सोचा भाई, पहले तो हमने नॉर्मल से जैसे हर आदमी काम करता है हम करते रहे। 2007 में ये चेंज आया जब एक बड़ा क्रांतिकारी कानून आया जिसके अंदर अच्छा, मैं रियल एस्टेट के केसेस ज़्यादा देखता था, तो उसमें यही लगा कि भाई क्यों टाइम लग रहा है इतना, ऐसी क्या बात है, व्हाट इज़ इट दैट इज़ कॉजिंग दिस डिले। तब ये बात आई कि साहब एविडेंस बड़ी कमज़ोर होती है हम लोगों की। अब ये एविडेंस कौन देगा? मान लीजिए कोई मर्डर केस है, मान लीजिए कोई मतलब अदरवाइज कोई लैंड डिस्प्यूट है। अक्सर आदमी सब में नुक्स निकालता है, बस अपने में नुक्स नहीं निकालता। अब वो ऐसा क्यों करता है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन अपना होमवर्क वो ठीक से नहीं करता। तभी आरटीआई ने उसको इतना ही मजबूती दे दी सरकार। अभी एक्चुअली क्या है ना, एक एडवर्टाइजिंग ही गलत हो गई है इसकी। इस कानून को लोगों ने ये समझने लगे हैं कि जैसे ये किसी टाइप का वेपन है। अब मेरा ये मानना है ये कोई वेपन नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का इनवाइट है कि अगर आपको कोई सूचना चाहिए या आप कुछ चाहते हैं तो आप हमसे मांग लीजिए, हम इसमें भागीदारी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि करप्शन ख़त्म किया जाए, हम भी इसमें चाहते हैं। भाई हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट्स अटली करप्ट हों, उसको कोई नहीं कह सकता कि वो करप्ट नहीं है, करप्शन है अपनी जगह। आप अपना काम करवाएं और उसके ऊपर अपनी वो एविडेंस प्रेजेंट करें जो लीगली टेनेबल हो। अक्सर लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो कि टेनेबल नहीं होती हैं, इसीलिए डिले होता है। एविडेंस मजबूत रखिए अपनी, वो मेरा मूल मंत्र था। तब वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ आरटीआई का। तो आरटीआई का सफ़र आपका शुरू हुआ तो ये अचानक
अचानक तो शुरू नहीं हुआ। नहीं। तो ये पहला केस जब आपके पास आया किस तरह से आया? मैं बताता हूँ। मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, ठीक है, जिसको मैं जब छोटा था स्कूल में था तो वो लगाया गया था लगभग 92 या 93 के आसपास, और उसमें मैं रोज़ पानी देता था स्कूल से आके, और वो धीरे धीरे सींचते हुए बड़ा बड़ा होता चला गया। एक दिन एक जालिम आदमी ने उस पेड़ को काट दिया, और उसको काटने के लिए दुनिया भर की परमिशन लेके काटा गया। अब आप ये सोचिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन भी थी, सब कुछ था। अब लीगली आप, और ये हर जगह ये प्रॉब्लम आती होगी। जो आदमी ग्रीनरी से प्यार करता है उसके साथ आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ग्रीनरी डिस्ट्रॉय हो या नेचर को कोई नुकसान हो। पेड़ काटा गया, मैंने उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट केस जो मैंने लड़ा था, और वो केस इतना बड़ा केस बना, आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की पहली इंक्वायरी जो हुई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, वो मेरे ही केस पे हुई थी। उसके बाद 2 नए पेड़ लगवाए गए एज कॉम्पनसेशन, और उसके बाद ग्रीन बेल्ट पे पूरा का पूरा कटान पे रोक लगा दी गई थ्रू आउट द सिटी। अब शाख तराशी के नाम पे और इसके और उसके नाम पे इतना आसानी से परमिशन नहीं मिलती है पेड़ काटने की। वो एक नाजिर बना था वो केस। ये केस कब का है? 2014 का। 2014 का जी। लेकिन 2014 से आपका ये सफ़र शुरू? जी हाँ, बिल्कुल। तो 2014 से ये अब तक के सफ़र में आपने बहुत से केस किए होंगे, बिल्कुल। जो है RTI लगाई होंगी और बहुत सी कामयाबियाँ आपको मिली होंगी। हमें कुछ उन केसों के बारे में जो नज़ीर बने हो थोड़ा सा बताइए। देखिए, इस केस ने इतना मुझे प्रेरित किया, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला जो ट्री वाला केस था, कि अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस मैंने उसके बाद किया, दैट वाज आगरा चर्च अटैक। जब आगरा के चर्च पे अटैक हुआ था तो हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक पूरा ख़राब हो गया था, माहौल बिगड़ गया था। लोगों को लगा कि किसी एक हिंदू भाई ने या किसी एक क्रिश्चियन भाई के ऊपर अटैक किया या क्रिश्चियन ने किसी और पे किया। इस केस को हमने बहुत संजीदगी से लिया था। अंततः ये साबित हुआ कि इट वाज नॉट अ कम्युनल अटैक, और ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सब हैं, एक छत के नीचे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हमारे ख़ानदान में सब। हम हमारा दैट इज़ वाई प्रॉबेबली आई एम नोन एज द अमर अकबर एंथनी ऑफ RTI। दिस इज़ वन रीज़न। तो इसके अंदर जो है, जब ऐसी चीज़ हुई तो हम, मतलब मेरे लिए बहुत फ़तेह की बात थी। ये था इसका। इसके अलावा शक्तिमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उत्तराखंड हॉर्स का, क्योंकि अगेन वो नेचर से रिलेटेड था, एनिमल क्रूअल्टी का मैटर था, तो हमने उसके ऊपर भी किया था। और आज भी रविंदर सिंह वो पहला आदमी होता है जिसका रोज़ सुबह फ़ोन आता है मेरे पास, वो शक्तिमान का राइडर था। दिस वॉज द अदर केस। देन उसके बाद एक आपने केरल में हथनी का केस देखा होगा, जिसके अंदर वो विस्फोटक खा के वो मर जाती है। केरल के DGP पे मैंने केस किया था, उससे सूचना मिली, उन दोनों फाइनली वो दोनों अक्यूज़ पकड़े भी गए। और अभी परसों की मैं बात बताऊं, एक मंदिर के बाहर तमिलनाडु में एक किसी आदमी ने, शिवा कुमार नाम है उसका, उसने एक एलिफेंट को 20 लाठियां मारी थी। मैंने DGP केरला से सूचना मांगी है, DGP तमिलनाडु से, कि ज़रा बताइए इसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो ये एक के बाद एक, देखिए, जिसके पास ज़ुबान नहीं है उसको भी इस मुल्क में न्याय का हक है, ये एक बेसिक राइट है। अब एक जानवर तो जाएगा नहीं अपने लिए, वो बेचारा पेन में रह लेगा, उसका भरोसा टूट जाएगा। ये भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। ये इसका मेरा जो बेसिक आइडिया है इंफॉर्मेशन एक्टिविज़म का, वो भरोसा ना टूटे किसी के ऊपर, ना पिटिशनर का आयोग पे, ना आयोग का जो है सूचना अधिकारी पे। अभी एक बहुत रिसेंटली एक बहुत चर्चित केस हुआ था जी, हाँ, काफ़ी इसकी चर्चा होती है, अखबारों में काफ़ी जो है इसके बारे में छपा। हाँ हाँ, तो आपने ही उस केस को हैंडल किया। बिल्कुल। कुछ उस केस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, और सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊंगा, वैसे तो केस मैं आपको डिस्कस करता हूँ। OL एक ऐसी रियासत है जिसमें जो बड़े राजा साहब हैं, उनकी लगभग 76 ईयर्स एज है, राजा विष्णु नारायण दत्त सिंह जी, वो जिस तरीके से ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, जवान बच्चे भी नहीं कर सकते।
और जब मैंने छोटे राजा साहब से बात करी, दैट इज़ हिज सन ध्रुव नारायण, तो वो इतने एक्टिव नहीं थे। तो ये एक बड़ी प्यारी बात थी इन दोनों चीज़ों की। एंड मैं आपको बताऊं, तीनों भाइयों का भरोसा था, प्रद्युम्न नारायण दत्त सिंह जी, हरि नारायण दत्त सिंह जी एंड सीनियर राजा साहब विष्णु नारायण दत्त सिंह जी, तीनों ने भरोसा किया। मैंने कहा आपकी फ़ाइल हम ट्रेस करेंगे, एंड अल्टीमेटली हमने उसे ट्रेस किया। एंड 93 इयर्स पुराना रिकॉर्ड है, आप यकीन मानिए, और 93 इयर्स का रिकॉर्ड 10 महीने में ढूंढ डाला। अब बड़े फ़ख्र की, अच्छा, और सर्टिफाइड कॉपी ली है। तो मतलब इट इज़ नॉट दैट कोई ऐसी चीज़ की हो जो मतलब किसी को घूस दे की हो, हर चीज़ की ड्यूटी भरी। एक प्रक्रिया बनी थी, उस प्रक्रिया के तहत हमने जो है उसको हासिल किया और रियासत को उसका हक मिला। वो उनका हक था और वो हक उन्हें मिल गया है। अच्छा, आरटीआई के बारे में कहा जाता है बहुत बढ़िया चीज़ है और बड़ी ताकत मिली है, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा जो है पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, अदालत नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी देखने में आती है कि लोग इसका मिसयूज भी बहुत करते हैं। हाँ, तो सही बात है। हमें ये बताइए कि आरटीआई को कैसे हम ऐसा इस्तेमाल करें कि उसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग हो। हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो लोगों की धारणा को थोड़ा सा इसमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि बैठ के लोग अवेयर हो सकें और अपना राइट एक्सरसाइज करें। कुछ लोगों ने इसे टिकट टू पार बना दिया, एज इफ टू से कि ये इससे कोई सत्ता मिल जाएगी या इससे कोई जो है कोई ऐसी सडन चमत्कार हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये एक ऐसा मैटर है जो कि आपको ये देखना होगा कि कानून क्या कहता है। पहले तो आप थोड़ा सा कानून समझ लें, मतलब अगर आप कानून की समझ रखते हैं या थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं तो अपने टैलेंट को ब्रश करिए, और तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हर रोज़ डीओपीटी का या सीआईसी का कोई एक ऑर्डर आता है, उसको स्टडी कर लीजिए और उस ऑर्डर को स्टडी करके आप अपना आर्ग्यूमेंट बनाइए या अपनी पिटिशन लिखिए। तब आपको लगेगा कि आप उसमें वाकई में भागीदार हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब भी पिटिशन फाइल करता हूं तो मैं अपने कलम को बहुत रोक के और बहुत क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबली यूज़ करता हूं कि हमें पावर है, हम उस पावर को मिसयूज़ ना करें। और मैं चाहता हूं कि अब एक ऐसा समय आ गया है जब लोगों को लगता था ये कॉमन मैन का हथियार है, अब ये तो आप देख रहे हैं तो सबका हथियार है। और ये हथियार नहीं है, ये एक तरह का इनवाइट है गवर्नमेंट का कि आप आइए, आप दुश्मनी लगाने की ज़रूरत नहीं है इससे, ये दुश्मनी का टूल ही नहीं है। तो ये अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बना, अब डोमेस्टिक वायलेंस जब बना तो वो इसलिए था कि अगर वाकई में कोई गरीब लड़की है और वो नहीं अफोर्ड कर सकती दहेज या कोई उसकी डिमांड्स इन लॉज की नहीं है तो वो उसको यूज़ करे। इसका ये मतलब नहीं है कि रोज़ बैठ के मतलब उसको मिसयूज़ करना शुरू हो जाए, ये इसका था। तो हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये जानना चाहेंगे जी, आरटीआई का प्रोसेस क्या है। कोई आदमी आरटीआई लगाना चाहे तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें और वो कहाँ तक जा सकता है? हाँ, देखिए, राइट फ्रॉम द एलडीसी टू द राष्ट्रपति सचिवालय हर आदमी आरटीआई के अंतर्गत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप पहले रियलाइज़ कीजिए कि क्या आपको एक्चुअली सूचना चाहिए, और चाहिए तो किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए चाहिए। ये जब आप अपना गोल पोस्ट सेट कर लेंगे उस हिसाब से फिर आप अपना फाइल करिए। ये है इसका 10 रुपये लगते हैं शुल्क। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो वो 10 रुपये भी नहीं लगेंगे। तो ये एक है, इसका सिंपल एप्लीकेशन पे टाइप कर लीजिए। लेकिन एक मूल मंत्र है कि वो रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में रहता है। एक प्रक्रिया होती है न्यायिक, हाँ, एक आपका है आरटीआई। ठीक है। लोगों में कंफ्यूजन थोड़ा सा ये, वो लोग ये समझते हैं कि आरटीआई मैंने लगा दी तो इसका मतलब मैंने जो है कुछ कानूनी कुछ चीज़ हासिल कर ली। ये देखिए, इसको ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत नेसेसरी सवाल है। सूचना का काम है सूचना देना, सूचना आयोग का काम है सूचना देना, रिलीफ देना नहीं है। रिलीफ देना माननीय न्यायालय का काम है। ये दो अलग धारणाएं हैं जिनको किया गया है, तो दे आर टोटली सेपरेट। ये है इनका डिफरेंस।
कोर्ट की लड़ाई एक जैसे दो भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद है, अब ये कोर्ट सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस फाइल खो गई है और आपसे कोई बाबू घूस मांग रहा है, ये सूचना करेगी, जिसमें आरटीआई काम आएगा। तो दो सेपरेट मतलब ट्रैक्स हैं, एक इलाहाबाद जाता है, एक समझ लीजिए हैदराबाद जाता है, ये डिफरेंस है। मतलब आरटीआई से अगर हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं जी, और तो उन जानकारियों की वजह से हम किसी न्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान और यस डेफिनेटली, क्योंकि जब आपके जो मैजिस्ट्रेट सुन रहे हैं, जो माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं, अगर उनके पास एडमिसिबल एविडेंस सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट पे पहले मौजूद है, वो भी जल्दी फैसला लेंगे। अगर कोर्ट का काम नहीं है सूचना देना, कोर्ट का काम है, मैंडेबस है उनके पास टू सी दैट द लॉ इज नॉट सॉर्ट ऑफ मिसयूज्ड, ये उनका काम है। अच्छा, सिद्धार्थ नारायण एक आरटीआई एक्टिविस्ट से अलग क्या है? भाई मुझे लगता है कि सिद्धार्थ नारायण आरटीआई नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब वही करते जो हर कॉमन आदमी करता, अपनी माँ की सेवा करते, लोगों की सेवा करते और जहाँ तक हो सकता है लोगों को खुश रखते। जो भी आदमी आता है, जो मुझसे जुड़ता है, वो फिर जुड़ा ही रहता है। ये मैं अपने बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं किसी का कभी किसी का दिल आज तक कोई इंसान किसी भी मज़हब का, किसी भी जात धर्म का ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी उसके साथ नाइंसाफ़ी की हो। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो अगर मैं कुछ नहीं करता, आरटीआई नहीं कर रहा होता, कुछ और कर रहा होता, तो शायद तब भी लोगों को खुश रखने की कोशिश ही करता और अपने जानवरों को भी खुश रखता जिनके साथ जुल्म हुआ हो। पक्की बात। आपने आरटीआई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। थैंक यू। लास्ट में हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? फ्यूचर प्लान देखिए, मेरा ये है कि मैं लीगल लिटरेसी इस मुल्क में बढ़ाना चाहता हूँ। आपका एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना प्यारा सवाल था कि माननीय न्यायालय और आरटीआई में क्या फ़र्क है। अक्सर लोग जो गांव से आते हैं वो ये सोचते हैं कि सूचना में कोई रिलीफ मिलेगा, रिलीफ सूचना में मिलेगा कि आपको सूचना मिल जाएगी, लेकिन इट इज़ नॉट कि ये सुपरसीड कर जाएगा, वो अपने एक्ट के अंदर ही रह के काम करेगा। अब ये डिफरेंस लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि ये ब्लैकमेल की चीज़ नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं। कोई बंदा ऐसा है जो कुछ जानकारियाँ हासिल करना चाहता है, लेकिन जो है उसको इतनी जानकारी नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो वो किसी आरटीआई केस के पास जाना चाहता है जी। लेकिन अगर वो सिद्धार्थ नारायण से अगर कांटेक्ट करना चाहे, सिद्धार्थ नारायण से मिलना चाहे, हाँ, तो किस प्लेटफॉर्म पे उसे मिलेंगे, कैसे उनका कांटेक्ट होगा, वो आपकी कैसे? सिद्धार्थ नारायण के दरवाजे दिल के और घर के हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए खुले रहते हैं। जिसको मुझसे बात करनी है, मैं अपना फ़ोन आज भी खुद उठाता हूँ, है ना, मेरे जूनियर हैं लेकिन मैं खुद अपना फ़ोन उठाता हूँ और मुझसे मिलना मेरा ख्याल है इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू। और अगर किसी के अंदर ऐसा लगता है, क्योंकि 90% केसेस मेरे ऐसे हैं, 90% जो गरीबों के लिए किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अगर किसी कोई दहेज उत्पीड़न का केस था या किसी गरीब की बच्ची को जिंदा जला दिया गया था तो आदमी जो है आज भी जेल में बैठा होगा। तो सभी खुश रहे होंगे उससे, और उनसे जो आगे लोगों को प्रेरणा मिली वो अपनी जगह है। सिद्धार्थ जी, इंस्टेंट खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मार्गरेट नारायण जी, मैं आपसे ही ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके बेटे सिद्धार्थ नारायण जी काफ़ी नामवर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो जब बड़े बड़े केस करते हैं, अब जैसे कि अभी ओयल रियासत का एक केस इन्होंने किया कि 93 और 95 साल पुराने कागजात जी निकाला और बड़ा चर्चित रहा ये केस, बड़ी कवरेज भी हुई। तो जब ये सब होता है तो आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे एक बात का बहुत गर्व है, ये ओयल रियासत का तो केस आज सबके सामने आया है, लेकिन सिद्धार्थ ने एक चीज़ जो इसने करी है अभी तक अपने आरटीआई की दरमियान, वो ये है कि उसने जिसके पास ज़बान नहीं है, मसलन पेड़, जानवर, उनके लिए भी हक की लड़ाई लड़ी है। और आज एक राजा के लिए भी चर्चा में केस आया है। तो इस बात की खुशी होती है कि एक इंसान में इतनी विनम्रता है कि वो एक जो बोल सकता है उसके लिए भी लड़े और एक जो नहीं बोल सकता। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि अमीर और गरीब में फ़र्क ना करना, ये इंसानियत का एक पैगाम अगर ये लाइफ में लेके चलेंगे तो यकीनन आगे तरक्की का रास्ता खुलता ही रहेगा।
अच्छा, आमतौर पर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तमाम तरह के। तो आपका बेटा आरटीआई एक्टिविस्ट बन गया, तो आपने कैसे परमिशन दी उसको आरटीआई एक्टिविस्ट बनने की? ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन सामने आई हमारे इस दौरान, जिसमें कि जब हमें पता चला कि एक आरटीआई एक टूल है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। जैसे कि आपने पेड़ काटा, अब आप पेड़ की कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो आपको छाएं भी देता है, वो आपको सुकून भी देता है गर्मियों में। तो अगर आप सारे पेड़ काटते चले जाएंगे तो एनवायरनमेंट का क्या होगा? तो ये शुरुआत ऐसे हुई और धीरे धीरे एक से मुद्दा दूसरा बनता चला गया और सीरियस मुद्दे आते चले गए, जिससे कि मुझे लगा कि ये रास्ता ठीक है। तो इस आरटीआई की सफर में मैं देख रहा हूँ सिद्धार्थ जी बिल्कुल अकेले हैं, इनका कोई साथी नहीं है। तो सवाल आपसे यही होगा कि इनका साथी कब आएगा? देखिए, ये तो तकदीर पर छोड़ना पड़ता है, कोशिशों में कमी नहीं हुई है, ये मैं इसकी गारंटी आपको देती हूँ कि कोई ऐसा छूटा नहीं है जिसको कि कहा ना गया हो कि इनका साथी ढूंढ देना लेकिन अभी खोज बरकरार है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।